materialistic concept of history. Materialistic concept of history, है ना. मार्क्स कहता है कि हिस्ट्री का जो ग्रोथ है वो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. मटेरियल का मतलब मैंने पहले ही बताया क्या है, कमोडिटी, कमोडिटी, मनी, वेल्थ, कुछ भी कह लो आप, है ना, क्लास. तो इसके ऊपर हमारा हिस्ट्री बेस्ड है, इसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा समाज बेस्ड है ना. अब उन्होंने क्या किया, बोला कि जो लाइफ है, लाइफ डिटरमिन्स कॉन्शियसनेस, नॉट द अदर वे अराउंड. कॉन्शियसनेस लाइफ को डिटरमिन नहीं करता, विच मीन्स आइडियोलॉजी लाइफ को डिटरमिन नहीं करता, बल्कि लाइफ डिटरमिन्स, लाइफ इटसेल्फ डिटरमिन्स कॉन्शियसनेस, विच मीन्स कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो वो डिटरमिन करेगा कि आपका आगे का फ्यूचर कैसा होगा, है ना. आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो वो आपको बताएगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, है ना. फ्यूचर का मतलब कॉन्शियसनेस, आपका ग्रोथ, और कमोडिटी, आपके पास क्या क्या है उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलेगा. तो विच मीन्स कि अगर आप अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास से हो तो आपका फ्यूचर बिल्कुल उसी तरीके से सेफ होगा. यू कैन नॉट रिमूव योर क्लास, क्योंकि यहाँ पे क्लास स्ट्रगल है ना. हर कोई, हर गरीब आदमी बहुत बड़ी कंपनी को नहीं बिल्ड कर सकता है ना. तो ये उन्होंने इनकी बात करी, ठीक है. तो अब इन्होंने कहा, बोला, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सुपर स्ट्रक्चर और बेस के ऊपर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक बेस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. अब इसको आप जेन ऑस्टिन के नॉवल से भी समझ सकते हो. जैसे आपने अगर पढ़ा है, जेन ऑस्टिन का बहुत फेमस नॉवल है ना, प्राइड एंड प्रेजुडिस. प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो सबसे पहला सेंटेंस है उसी में कहता है, इट इज ट्रुथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड दैट अ सिंगल मैन इन अ पोजीशन of a good fortune, with a good fortune, need a wife, है ना, want a wife या need a wife. तो वहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे सेंटेंस इस तरह से जेन ऑस्टिन ने शुरू किया, वो समाज को एक्सप्लेन कर रही है कि एक वेल्दी आदमी जिसके पास पैसे हैं, है ना, जिसने अपना अच्छा वेल्थ क्रिएट किया है, वो उसके पास और उसे और कुछ नहीं चाहिए बल्कि एक वाइफ चाहिए. तो ये जो मैरिज है ना, मैरिज है वो भी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड है. आप जैसे राजघरानों में शादी देखोगे आप, ये जो बिहार का नहीं, सिर्फ इंडिया का ही ओवरऑल देख लें, ऐसे इंडिया में बहुत जगह आप इस कम भी हो रहा है, लेकिन खासकर बिहार में अगर आप देखोगे तो क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा है अभी भी. अपने ही क्लास में लोग शादी करते हैं आज भी, वो कभी दूसरे कास्ट से शादी नहीं करेंगे, है ना. और ये जो कास्टिज्म है ना, दूसरे कास्ट से शादी नहीं करना, सिर्फ कास्टिज्म ही रीज़न नहीं है, बल्कि उसका क्लास, उसका वेल्थ और उसकी कमोडिटी हर चीज़ के ऊपर बेस्ड है. कि उसका क्लास अगर अपर मिडिल, सपोज अगर कोई अपर मिडिल क्लास का आदमी है जो रिच आदमी है, वो अपनी बेटी का रिच घराने में ही शादी करेगा, कास्ट तो रहेगा ही, सेम कास्ट रिच घराने में शादी करेगा, वो कभी लोअर क्लास या मिडिल क्लास में नहीं कराएगा, है ना. तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को क्या कहा गया कि ये सिस्टम बेस्ड है बेस और सुपर स्ट्रक्चर में. हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया कि जो मैरिज सिस्टम है, या अगर हम पूरी हिस्ट्री को टटोलने की कोशिश करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या ट्रेस करने की जरूरत है, उसके मटेरियलिस्टिक इवोल्यूशन को, है ना. क्योंकि मटेरियल बेस के ऊपर, इकोनॉमिक बेस के ऊपर ही पूरा का पूरा हिस्ट्री है. इसलिए मार्क्स ने क्या किया, डिवाइड कर दिया बेस और सुपर स्ट्रक्चर में. अब हम लोग समझते हैं बेस और सुपर स्ट्रक्चर है क्या. बेस जो है, बेस, और दूसरा सुपर स्ट्रक्चर. बेस और सुपर स्ट्रक्चर. अब यहां पे मार्क्स कहता है कि जो बेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो बना हुआ बिल्डिंग है ना. इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा, क्योंकि स्पेस चाहिए हमें समझने के लिए. अब देखो, जो बेस है ना, ये क्या है, ये एक तरह से फाउंडेशन है. किस चीज का फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है एक तरह से फोर्स है, फाउंडेशन ऑफ अ सोसाइटी, इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी कह सकते हैं कि ये है इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी है. इकोनॉमिक फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, है ना.
बेस को उसने क्या बोला कि अगर हमें मटेरियल को समझना है या मटेरियल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री को समझना है तो हमें उसके बेस और सुपरस्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। उसने 2 भाग में डिवीजन कर दिया। बोला बेस जो है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है जो कि इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी है, और जो सुपरस्ट्रक्चर है वो क्या है, वो उसके ऊपर जो बॉडी है, उसके ऊपर जो ढांचा है वो है ना। जैसे कि कह सकते हैं कि कल्चर, जैसे कि कल्चर है, आइडियोलॉजी है, पॉलिटिक्स है ना, रिलीजन है, लिटरेचर है। बट पहले हम बेस को समझते हैं अच्छे से। बेस जो है वो क्या हो गया, जैसे टूल्स, टूल्स है ना। बेस में यहां लिखता हूं टूल्स, लेबर है ना, ये सब बेस हो गया। टूल्स हो गया, लेबर हो गया है ना, टेक्नोलॉजी हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये हमारा बेस है ना। और सुपर स्ट्रक्चर में क्या हो गया, हमारा कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, आइडियोलॉजी है ना, हमारा कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, आइडियोलॉजी, लिटरेचर, लिटरेचर है ना। और भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे लिटरेचर के अंदर आर्ट भी ऐड कर सकते हो। बट एनीवे इसको समझते हैं। क्या था कि बेस, बेस है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि टूल्स हो गए, लेबर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए। इसके बेसिस, जैसे रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं है ना। लेबर से हम किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, टूल से हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं है ना, टेक्नोलॉजी से अगेन हम किसी टेक्निकल प्रोडक्ट को बनाते हैं है ना, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये उसका बेस हो गया। अब इस बेस के ऊपर हमारा कल्चर टिका हुआ है। कोई कल्चर किस तरह से शेप ले रहा है, वो बेस करेगा हमारे बेस पे है ना। कौन सा कल्चर कैसा है, जैसे यूरोपियन कल्चर, इंडियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, ऑस्ट्रेलियन कल्चर, जापानीज कल्चर है ना। तो हर जगह का कल्चर क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है उसके बेस पे। उसका बेस कैसा है उसके बेसिस पे। पॉलिटिक्स, सेम गोज विद द पॉलिटिक्स। किसी जगह की पॉलिटिक्स कैसी है वो भी बेस करेगा, उसका भी जो कह सकते ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बेस्ड अपॉन उसके बेस के ऊपर। ठीक है। रिलीजन बिल्कुल सेम, आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम, लिटरेचर बिल्कुल सेम। तो कहता है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर जो है वो अपने फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बेस के ऊपर टिका हुआ है कि कल्चर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, आइडियोलॉजी, लिटरेचर, ये सारे के सारे बेस होते हैं किसके ऊपर, बेस के ऊपर। जैसे मान के चलो हमने घर बनाया है ना, मान के चलो हमने घर बनाया। अब जब हम घर बनाते हैं, जब घर को बिल्ड करते हैं, तो ये किसी न किसी स्ट्रक्चर के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है ना, इतने पिलर्स हैं, इतने ये हैं, वगैरह वगैरह। अब इसके अंदर जो मटेरियल हमने यूज किया है ना, इसके अंदर जो मटेरियल हमने यूज किया, रॉ मटेरियल यूज किया, लेबर यूज किया, तो जैसा मटेरियल यूज करेंगे वैसा ये घर बनेगा। लेकिन इसके अंदर जो भी चीज़ें यूज हुई उसके बारे में हमें पता नहीं चलता है ना। तो जिस तरह से मूवी को माइथोलाइज कर दिया जाता है कि सेल्फ मेड मैन है या अमेरिकन ड्रीम है, तो एक्चुअली में अमेरिकन ड्रीम होता नहीं है, बल्कि वो क्या है, इम्पोज किया हुआ है, सुपर इम्पोज किया हुआ है बेस के ऊपर। ठीक है। तो बेस में क्या आ गया, रॉ मटेरियल्स आ गए, लेबर आ गए, टूल्स आ गए, टेक्नोलॉजी आ गए, किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल्स हो सकता है जिसके ऊपर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर बेस्ड है, मतलब हमारा कल्चर बेस्ड है, पॉलिटिक्स बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड है, लिटरेचर बेस्ड है, और आइडियोलॉजी बेस्ड है। तो ये सारे के सारे बेस के ऊपर बेस्ड होते हैं है ना। जैसे इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। अब जब हम किसी समाज की बात करते हैं, जैसे हमारे समाज में बहुत डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिक्स है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं कि कल्चर है ना। हर कल्चर में अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो जैसे मिडिल ईस्ट है सपोज, तो मिडिल ईस्ट का जो कल्चर है वो हमारे कल्चर से बहुत अलग है, अमेरिकन कल्चर से बहुत अलग है। क्यों? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू, मिडिल ईस्ट में लोग मीट खाते हैं सबसे ज़्यादा। अब मीट का कंजम्पशन इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो बेस है ना, उनका जो रॉ मटेरियल है, वहाँ पे वेजिटेरियन कुछ होता ही नहीं है।
क्योंकि सारा का सारा रेगिस्तान है। जब रेगिस्तान है हर जगह, जब वहाँ पे रॉ मटेरियल की कमी है ना? या फिर वहाँ पे क्रॉप्स की कमी है, तो वो लोग प्रोडक्ट तो बना नहीं पाएँगे, है ना? प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे, क्रॉप्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाएँगे, उसको खा नहीं पाएँगे, तो वो लोग क्या खाते हैं? मीट खाते हैं सबसे ज़्यादा। तो मीट का कंज़म्पशन सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कल्चर ही डिफरेंट है ना? तो वहाँ देखोगे हर तरह के मीट अवेलेबल आपको मिल जाएगा। उसी तरीके से जब आप सी एरियाज़ में जाते हो, जैसे फिलीपींस में गए, है ना? या फिर बहुत फेमस जगह है, लोग घूमने जाते हैं, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक में, है ना? तो इन जगह जाओगे आप, तो वहाँ पे देखोगे सी फूड सबसे ज़्यादा मिलता है। वहाँ पे सी फूड सबसे ज़्यादा कंज़्यूम किया जाता है। तो किसी जगह का सुपरस्ट्रक्चर, कल्चर, वही सुपरस्ट्रक्चर मतलब कल्चर, पॉलिटिक्स, वो उसके सराउंडिंग्स पे, वो उसके बेस पे बेस्ड होता है ना? ठीक है? उसके रॉ मटेरियल पे बेस्ड होता है। अब क्लियर हो गया होगा? अब मार्क्स ने एक टर्म कॉइन किया था, प्रैक्सिस, जिसको रिवॉल्यूशनरी प्रैक्सिस बनाया। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मार्क्स की जो फिलॉसफी है, वो जितने भी फिलोसोफर हैं उससे बहुत डिफरेंट है। चाहे वो प्लेटो की फिलॉसफी की बात कर लें हम, या फिर क्या कहते हैं, हेगल की फिलॉसफी की बात कर लें, इन सब से अलग है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की बात करता है। मार्क्स हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेशन की बात करता है ना? तो हम लोग देखते हैं रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिस। रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिस, अब समझते हैं प्रैक्टिस है क्या। रिवॉल्यूशनरी का मतलब तो हम समझ ही रहे हैं कि रिवॉल्यूशन होना, और प्रैक्टिस का मतलब समझते हैं। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस जो है ये एक की कॉन्सेप्ट है, मतलब इनके थॉट, मार्क्सिस्ट थॉट का की कॉन्सेप्ट है। कहते हैं कि द यूनिटी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस में इसकी बात करते हैं वो। कहते हैं कि इट इज नॉट जस्ट थिंकिंग और एनालाइजिंग द वर्ड बट एक्टिवली ट्रांसफॉर्मिंग इट। मतलब कि सिर्फ डीप एनालिसिस नहीं करना है, बल्कि हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना? यही है रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिस। रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिस का सिंपल मतलब है डीप एनालिसिस करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डीपली पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमें आइडियोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पॉलिटिक्स के अंदर। हमें समझना पड़ेगा, ट्रांसफ़ॉर्म करना पड़ेगा, और ट्रांसफ़ॉर्मेशन तभी आएगा जब तक कि हम अपने आप को उसके अंदर पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन करने के थॉट मतलब माइंड में नहीं रहेगा, है ना? इसलिए कहता है कि जो आइडियाज़ हैं, आइडियाज़ आर मीनिंगफुल ओनली जब हम उसको पॉलिटिसाइज करते हैं, जब उसको हम रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिसेस में लाते हैं, अदरवाइज वो चीज़ हो नहीं सकता है ना? तो इसलिए मार्क्स जो थे वो बिलीव करते थे कि जो वर्कर्स है शुड नॉट वेट, वर्कर्स को वेट नहीं करना चाहिए। ये जो प्रोलेटेरिएट वर्कर्स है ना, उसको वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइज करना चाहिए, रेसिस्ट करना चाहिए, ओवरथ्रो कर देना चाहिए, है ना? तो यही जब हम बातें करते हैं सोशलिज्म का, सोशलिज्म आने का, है ना? कम्युनिज्म आने का, तो वो यहाँ पे बातें कर रहा होता है ओवरथ्रो करने की, है ना? ये जो कैपिटलिस्ट समाज है उसको ओवरथ्रो कर दो। जब उसको ओवरथ्रो आप कर दोगे तो अपने आप क्या होगा, ये रिवॉल्यूशनरी एक्शन होगा। तो मतलब सिंपल है, रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिस का सिंपल मतलब है कि हमें वेट नहीं करना है, हमें समाज को बदलने के लिए देखते नहीं रहना है कि समाज अब बदलेगा, अब बदलेगा, अब बदलेगा, बल्कि हमें इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा, हमें उस स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा, हमें उसके बेस को पढ़ना पड़ेगा, है ना? हमें उसके क्लास के स्ट्रगल को पढ़ना पड़ेगा। तो फिर कहता है कि इसी इसी बात पे ना लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, और थोड़ा हद तक मैं भी स्केप्टिकल हूँ इस बात को लेके, जब ये एक्टिवली पार्टिसिपेट की बात करते हैं। वैसे आई डू सपोर्ट एक्टिवली पार्टिसिपेशन, कि आप अगर चेंज लाना चाहते हो, है ना? चाहे यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, आप जब उसमें चेंज लाना चाहोगे तो आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, है ना? लेकिन ये कहना चाह रहे थे कि जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके क्या करेंगे, ओवरथ्रो कर देना है हमें कैपिटलिस्ट समाज को। जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी को हम ओवरथ्रो कर देंगे, कौन ओवरथ्रो करेगा? वर्किंग क्लास करेगा, क्योंकि वर्किंग क्लास को समझ आ गया, क्योंकि उसके पास ना पावर है, ना वेल्थ है ना? ना ओनरशिप है कंपनी का, कुछ भी नहीं है। तो उसको सीज करके जब ओवरथ्रो कर देगा, तो उसी को बोला गया एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन, हाँ, जब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ओवरथ्रो करने की बात कर रहा है, इसी को बोला गया प्रैक्टिस, रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिस, रिवॉल्यूशनरी आइडिया। जैसे बर्टोल ब्रेस्ट का वर्क है, आप अगर नहीं जानते हो तो
बहुत फेमस राइटर हैं बर्टोल्ड ब्रेस्ट। ये ड्रामेटिस्ट हैं। शायद यूजीसी, अगर आप यूजीसी नेट की प्रैक्टिस करते हो तो शायद आपको पता होगा। इन्होंने बहुत फेमस फेमस वर्क लिखे, जैसे द मदर करेज, है ना। तो मदर करेज में रिसेंटली इस प्ले को देखा था। तो मदर करेज में जैसे आवर कॉकेजन चॉक सर्कल, ये सारे जो वर्क है ना, ये एक तरह से रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। ये राइटर जो था बर्टल ब्रेस्ट, ये सिर्फ समाज को अपने आप चेंज होने की बात नहीं कर रहा है ना। वो कह रहा है, इसने अपने वर्क में ऐसे कभी ऐसे टूल्स का यूज नहीं किया कि सोशल चेंज जो है वो अपने आप आ जाए। उसने क्रिटिकल थिंकिंग की बात करी कि जब जब कोई एक स्पेक्टेटर इनके प्ले को देखेगा, जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने बोला द मदर करेज, द मदर करेज, ये भी जर्मन प्ले है जिसमें कि एक माँ के 3 बच्चे होते हैं, सब एक-एक करके मर जाते हैं और वर्ल्ड वॉर सेकंड की कहानी है। तो मदर करेज में क्या है कि मदर करेज के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्रिटिकली थिंक करना है ना? आपको ड्रामा प्रेज़ेंट किया जाएगा, उसके जो सबसे वर्स्ट एस्पेक्ट हैं, उसका जो बेस है, जो वर्स्ट एस्पेक्ट है, वो आपको दिखाया जाएगा। आपको डिसाइड करना है कि आपको समाज में कैसे बदलना है। तो इसको बाद में एपिक थिएटर नाम दिया गया था। मैंने एपिक थिएटर पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो प्लीज़ आप वहाँ जाके देख सकते हैं एपिक थिएटर के ऊपर। तो मदर करेज में क्या हो रहा है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं, है ना? जैसे हम शेक्सपियर की ड्रामा को पढ़ते हैं, बेन जॉनसन की ड्रामा को पढ़ते हैं, आप पैसिवली पार्टिसिपेट करते हो उसमें। ड्रामा प्रेज़ेंट किया जा रहा है, आप उसको देख रहे हो और देख के बाद आपके दिमाग में बाद में जाके कैथार्टिक इफ़ेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आपको जोश भर देगा ड्रामा को देखते ही देखते। क्योंकि उसने ड्रामा के अंदर इतनी सारी चीज़ें भर दी है, इतनी सारी चीज़ें डाल दी है कि जब आप उसको देखोगे तो आपके अंदर वो चेंज लाने की बात होगी। यही जो रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिस है, वो उसका यूज़ करते हैं कौन? बर्टोल्ड ब्रेस्ट अपने बुक में, अपने प्लेज़ में, जैसे द मदर करेज है उसमें। तो आप इसको देखने के बाद ही आप इंस्पायर हो जाओगे, है ना? आपका मन करेगा इसको चेंज करें, इंस्पायर करोगे। मतलब आपको पिटी फ़ील नहीं होगा, आपको मन करेगा इसको चेंज कर दें। जैसे फ्रेंच फैनन का एक वर्क है द रिचर्ड ऑफ द अर्थ, जिसमें वो आर्ग्यू करते हैं कि जो कॉलोनाइज़्ड पीपल हैं, है ना? उसको राइज़ अप होना चाहिए और वायलेंटली ये जो कॉलोनियल सिस्टम है उसके अगेंस्ट चले जाना चाहिए, है ना? फ्रेंच फैनन का काफ़ी फेमस वर्क है। तो ये था हमारा रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिस। अब आगे चलते हैं। अब ऑलमोस्ट हम मार्क्सिज्म लास्ट पे पहुंच गए हैं, है ना? अब हम इनके एलिनेशन इफेक्ट को समझेंगे। एलिनेशन क्या है, ठीक है? एलिनेशन और आइडियोलॉजी को समझेंगे, है ना? अब इससे पहले भी मैंने एलिनेशन के बारे में बताया। एलिनेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, एलियनेशन। पहले एलिनेशन को समझते हैं, फिर आइडियोलॉजी को समझेंगे। एलिनेशन मतलब एलिनेट होना, समाज से, अपने आप से, चीज़ों से एलिनेट होना, है ना? तो कहता है कि दिस इज अ प्रोसेस। एलिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच पीपल बिकम डिसकनेक्टेड फ्रॉम देयर ओन ह्यूमैनिटी, है ना? पीपल डिसकनेक्टेड फील होता है, डिसकनेक्टेड फील होता है ऑफ देयर ओन ह्यूमैनिटी, ऑफ देयर ओन ह्यूमैनिटी, मतलब इनह्यूमन हो जाना। हमें समझ ही नहीं आया कि हम ह्यूमन हैं भी या नहीं हैं। तो ये कहता है कि एलिनेशन तब काम करता है, मतलब हम तब एलिनेट हो जाते हैं जब हम किसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर काम कर रहे होते हैं। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर काम कर रहे होते हैं, तब हम एलिनेट फील करते हैं। तो ये रफली 4 चरण में होता है, 4 डिफरेंट ऑर्डर्स में होता है। तो पहला कहता है कि जो वर्कर हैं, आप इमेजिन करना है आपको कि आप किसी एक बड़े फर्म में आप काम कर रहे हो, है ना? जहाँ पे ना ही आपका कोई ओनरशिप है वहाँ पे, ना ही आप वहाँ पे किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो, बट एज़ अ वर्कर आप वहाँ काम कर रहे हो और आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ना? ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। तो वहाँ पे 4 डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती है। कहता है कि एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। पहला क्या है? एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब इसको समझना है, क्या है एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर? जो लेबर है वो अपने ही प्रोडक्ट से एलिनेट फील करता है, सॉरी, वो अपने ही प्रोडक्ट से एलिनेट फील करता है, विच मीन्स कि there is a relation between the worker and its product.
जैसे शू मेकर, जो शू को बनाते हैं, शूज़ को बनाते हैं, है ना? जूतों को जो सिलाई करते हैं। मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, आप कपड़े का भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, शर्ट, टी-शर्ट, किसी चीज़ की एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, है ना? टेलर की एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। तो जब आप जूते बनवाने वाले के पास जब जाते हो, तो जूता बनाने वाला जो लेबर है और उसका जो प्रोडक्ट है, दोनों के बीच एक प्यार होता है। दोनों के बीच बहुत सालों का तजुर्बा होता है, बहुत सालों का इमोशन होता है ना? लेकिन जब हम उसी को कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर चले जाते हैं, तो इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है, वो खत्म हो जाता है, एलिनेट हो जाता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आप एडिडास का शूज़ पहनते हो। आप कोई भी एक लेदर शूज़ एक लोकल मार्केट से जाके एक लोकल या फिर कोई भी आप शर्ट एक लोकल मार्केट में जाके एक लोकल टेलर से बनवाते हो। तो जब वो बनाता है, जब लोकल टेलर बनाता है तो उसके अंदर वो फीलिंग्स होती है ना? वो काफ़ी सालों से वो वर्क को कर रहा होता है, तो वो एलिनेट नहीं करता, उसे पता है कि कपड़े की लागत क्या है, उसे पता है उस धागे की लागत क्या है, उसे पता है कि एक मैन लेबर का जो पूरा का पूरा जो पावर मतलब जितना समय वो दे रहा है ना? पूरा जो टाइम कंज़्यूम कर रहा है उसमें, उसको हर चीज़ पता है और वो कनेक्शन में है। फिर आपको उस तरह का आज़िब जो उसका अमाउंट बनता है वो आपसे लेता है, जैसे 1000-2000 रुपए लिया एक शर्ट का। या फिर ₹1000 से कम में ही आ जाते हैं यूजुअली शर्ट्स। अगर बहुत अच्छे ब्रांड के हैं तो 1500 सिलाई लेके आ जाएँगे। लेकिन आप जब वही वही कपड़े को बड़े ब्रांड में खरीदोगे लिवाइस में सपोज़, तो लिवाइस जैसी बड़ी कंपनियाँ, कैपिटलिस्ट कंपनियाँ या कोई भी बड़ी कंपनी आप ले सकते हो, शू में ही एडिडास के शू ले लो, नाइकी के, प्यूमा के, किसी भी शूज़ को ले लो। तो शूज़ को बनाने वाला जो है या कपड़े को बनाने वाला जो है, जो वर्कर है, वो एलिनेट हो जाता है। अपने ही प्रोडक्ट से एलिनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब कुछ मशीन से हो रहा है और सीलने वाला कोई और है, काटने वाला कोई और है, प्रोडक्ट लाने वाला कोई और है क्योंकि वहाँ पे जो वर्कर है, जो हमारा लेबर है, वो किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। उसका जो कंट्रोल होता है, उसका जो ओनरशिप होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल का ओनरशिप हो, चाहे उस कपड़े का ओनरशिप हो, चाहे अगर जूता बना रहे तो उस लेदर का ओनरशिप हो, वो सारे के सारे ओनरशिप किसके पास है? बुर्जुआ क्लास के पास है, व्हिच मीन्स कि कैपिटलिस्ट समाज के पास है, जिसके पास वो कंपनी है। तो ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल की क्या लागत है, मटेरियल कहाँ से आया, कितने पैसे में आया, उसके बारे में लेबर नहीं जानता है ना? और लेबर को कुछ नहीं पता है, बस वो जाता है सुबह अपना कोट पैंट पहना और कंपनी में जाके वर्क करता है, 10 घंटा 12 घंटा काम करके वापस आ जाता है। तो व्हिच मीन्स कि वो अपने ही प्रोडक्ट से एलिनेट हो गया। तो जो सबसे पहला इफ़ेक्ट है, वो एलिनेशन इफ़ेक्ट का यही है कि वर्कर जो है, वो अपने आप होता है ना? वो इटसेल्फ में होता है। तो एलिनेशन अपने प्रोडक्ट से क्या हो रहा है? एलिनेट हो चुका है। अब दूसरा क्या है? पहला तो समझ आ गया, एलिनेशन क्या हो गया? अपने ही प्रोडक्ट से एलिनेट हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है मैकेनिकल कह सकते हैं कि रिपिटेटिव एंड सोल क्रशिंग। अ, हाँ, तो दूसरा क्या है कि मैकेनिकल रिपिटेटिव सोल क्रशिंग, है ना? ये क्या है? क्योंकि अब प्रोडक्ट मैकेनिकल बन रहा है, रेपुटेशन में हो रहा है और सोल क्रशिंग भी है। लेबर जो है, लेबर एलिनेट फील कर रहा है और क्योंकि चीज़ें मैकेनिकल हो चुकी हैं, चीज़ें रिपिटेटिव में हो चुकी हैं और सोल क्रशिंग भी है। ऑब्वियस बात है जब आप एलिनेट फील करोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आप फील करोगे। तो कह सकते हैं कि जो एलिनेशन है फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना? एलिनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्ट वेट वेट अ सेकंड मैंने क्या कहा? हाँ, बी में एलिनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्ट, एलियनेशन फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना? दूसरा क्या है? एलिनेटेड फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या हो गया कि प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, है ना? प्रोडक्ट को बिल्ड करने में जो एलिनेशन आता है, एक तो एलिनेशन आया लेबर अपने आप के प्रोडक्ट से क्या कहते हैं निर्विज्ञ है, उसे नहीं पता, है ना? एलिनेट हो चुका है। फिर क्या होता है कि जब एलिनेट हो चुका है तो जो एक्ट ऑफ प्रोडक्ट है ना? एक्ट ऑफ प्रोडक्ट में व्हिच मीन्स कि जब आप प्रोडक्ट को बना रहे होते हो, तो आप कैसा फ़ील करते हो? बहुत बुरा फ़ील करते हो आप, मतलब क्योंकि वो मैकेनिकल वर्क हो जाता है, रिपिटेटिव वर्क हो जाता है और सोल क्रशिंग जैसा फ़ील होता है। लगता ही नहीं कि आप वर्क कर रहे हो, क्योंकि हर चीज़ मैकेनिकल हो चुका है ना? फिर तीसरा कहता है कि एलिएशन फ्रॉम वन्स ओन स्पेशल बीइंग, ठीक है? तो तीसरा हो गया एलिनेशन फ्रॉम वन्स स्पीशीज़ बीइंग, एलिनेशन फ्रॉम वन्स ओन बीइंग, एलियनेशन फ्रॉम वन्स
ऑन बीइंग। फिर क्या होता है, एलिनेशन हो जाता है अपने आप से। पहले तो आप प्रोडक्ट से एलिनेट होते हो, फिर प्रोडक्ट को बनाने में आप एलिनेट कर जाते हो, और उसके बाद इंसान अपने आप से एलिनेट हो जाता है ना? अपने आप से। ये ह्यूमन नेचर है। क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि इंसान जो है ना वो क्रिएटिव होता है, ह्यूमन बीइंग जो है वो क्रिएटिव होता है। आप जब रिपीटेड एक्शन कर रहे होते हो, बार बार एक ही चीज़ों को, जैसे एग्जांपल के थ्रू, जैसे वेयर हाउस में कोई काम कर रहा है, तो उसका रिपीटेड एक्शन है। इंसान बना ही इसलिए है कि वो नई नई चीज़ें क्रिएट कर सके, नई नई चीज़ें समझ सके, है ना? एक पर्पस होता है इंसान का, एक पर्पसफुल क्रिएटिव सोशल इंसान होता है। लेकिन जब आप किसी फैक्ट्री वर्क में, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो एक ही चीज़ बार बार कर रहे हो, तो उसमें आपका जो रेपुटेशन है चीज़ों का, वो क्या करता है, वो आपको अपने आप से अलग कर देता है ना? कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप सपोज़ अमेज़न के डिलीवरी वर्क में काम कर रहे हो, है ना? तो वो जो डिलीवरी एजेंट है, वो डेली एक ही काम कर रहा है, प्रोडक्ट को उठा रहा है, डिलीवर कर रहा है आपके घर तक, प्रोडक्ट को उठा रहा है, डिलीवर कर रहा है आपके घर तक। चाहे वेयर हाउस में कोई काम कर रहा है, तो यहाँ से वहाँ प्रोडक्ट को उठा के रख रहा है, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा वो। तो वो क्या हो रहा है, पहले तो मैंने ये दोनों एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। उससे क्या हो रहा है कि वो अपने आप, अपनी बीइंग को खो देता है वहाँ पे, है ना? क्योंकि उसके पास अब कोई पर्पस नहीं है, वो पर्पसलेस मतलब वर्क कर रहा है ना? उसे पता ही नहीं कि वो क्या वर्क कर रहा है। डेली सुबह उठ रहा है, एक ही चीज़ कर रहा है, फिर घर जा रहा है और हार्ड लेबर कर रहा है 10 घंटे। अगर वो 10 घंटे में 10,000 प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि कंपनी का फ़ायदा हो रहा है ना? तो क्या हो गया पहला, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, है ना? प्रोडक्ट से लेबर खुद एलिनेट हो गया। दूसरे में हमने देखा एक्ट के अनुसार, मतलब जब वो एक्ट कर रहा होता है, जब वो काम कर रहा होता है, उस समय वो एलिनेट हो जाता है, फिर अपने आप से एलिनेट हो जाता है। उसके बाद एलिनेशन फ्रॉम अदर्स, जिसको सोशल एलिनेशन कह सकते हैं, कि एलिनेशन फ्रॉम अदर्स, जिसको हम सोशल एलिनेशन कह सकते हैं, सोशल एलिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें एलिनेशन इतने डीप में वर्क करता है कि लोग आपस में क्या कर लेते हैं कि कंपिटिटर्स बन जाते हैं। जब एक दूसरे को कम्पीट करने लगोगे आप, तो वहाँ पे क्या होगा, कोलैबोरेटिव वर्क खत्म हो जाएगा, मतलब कोई कोलैबोरेशन नहीं हो रहा, कोई आप नई चीज़ें क्रिएट नहीं कर रहे हो वहाँ पे। आप कम्पीट कर जाते हो कि मुझे इतनी सारी चीज़ें उठानी है। सपोज़ आप वेयर हाउस में काम कर रहे हो, तो किसी ने 10,000 उठाया, तो आप बोलोगे नहीं, मैं 11,000 उठाऊँगा, है ना? ताकि जो मालिक है आपका, है ना? जो आपका कंपनी का ओनर है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा उसको ज़्यादा पैसे देगा, ज़्यादा इंसेंटिव्स देगा, है ना? तो यहाँ पे क्या होता है, एलिनेशन फ्रॉम अदर्स हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से आप एलियन हो जाते हो। अब जैसे इमेजिन करो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, है ना? और उस कंपनी में ऐसा माहौल है कि कोई वहाँ पे कंपटीटर नहीं है किसी का, है ना? 10 लोग बैठे हैं, 10 आपस में डेली बातें कर रहे हैं, डेली चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, डेली चीज़ों को खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, है ना? सारी चीज़ें शेयर हो रहा है, और वहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक पॉजिटिव एक्शन की तरफ जा रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है कि जहाँ पे कॉम्पिटिशन आ गया, कि मैंने 10 टास्क किया, उसने 11 किया, उसने 12 किया, उसने 13 किया, जिसके बेसिस पे इंसेंटिव मिल रहा है। तो जब इंसेंटिवाइज़ हो जाता है चीज़ें, वर्क जब इंसेंटिवाइज़ हो जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयी है, एक-दूसरे को कम्पीट करने लगते हैं प्रमोशंस के लिए, और वो काफ़ी टॉक्सिक है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। और कहते हैं कि इस समय इंसान पहले तो अपने प्रोडक्ट से एलिनेट हो गया, फिर अपने वर्क से एलिनेट हो गया, और उसके बाद फिर अपने आप से एलिनेट हो गया, और अपने आप से एलिनेट होने के बाद पूरे के पूरे समाज से एलिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि कोई एक दूसरे का नहीं है। ऐसे भी देखोगे कॉलेज में भी या किसी जगह पे आप वर्क करोगे, तो वर्किंग कल्चर में हमेशा कहा जाता है कि आप अपने साथ के वर्कर को, है ना, अपना फ्रेंड मत माने, अपना फैमिली मत माने, है ना? मैंने भी ये काफ़ी बड़ी गलती कर दी थी, है ना? बट एनीवे, क्योंकि अभी बचपना है हमारे अंदर, अभी हम सीख रहे हैं, हम, है ना? तो धीरे-धीरे चीज़ों को समझते हैं। ठीक है? तो ये था एलिनेशन। अब हम लोग आइडियोलॉजी को समझेंगे। अब मैं इसी में आइडियोलॉजी को समझा देता हूँ, एलिनेशन प्लस आइडियोलॉजी। आई होप आपने एलिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइडियोलॉजी जो है ना, वो एलिनेशन को हाइड कर देता है। आइडियोलॉजी जो है, वो एलिनेशन को क्या करता है, हाइड कर देता है। कहता है कि जो कैपिटलिज़्म है, जो कैपिटलिस्ट समाज है, इट हाइड्स एलिनेशन। एलिनेशन जो है, इट इज़ डीपली पेनफुल एंड अननेचुरल, क्योंकि
ऑब्वियस बात है कोई भी इंसान एलिनेशन को पसंद नहीं करेगा। तो इसको हटाने के लिए, इसको हाइड करने के लिए क्या कर सकता है? तो जो लोग होते हैं दे डोंट सी इट क्लियरली, है ना? उनको ऑब्वियस बात है जो एलिनेशन है, ये जो मैंने 4 एलिनेशन की बात की, आप अब तक सोचे भी नहीं होंगे, लेकिन आप ऑलरेडी एलिनेट फील कर रहे हो। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया कि एक सिस्टम को क्रिएट किया गया, एक आइडियाज़ को, एक बिलीफ को क्रिएट किया गया, एक वैल्यू सिस्टम को क्रिएट किया गया, जो कि जस्टिफाई कर देता है हर चीज़ को जो सोशल ऑर्डर में एग्जिस्ट कर रहा होता है। जैसे सपोज अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको क्या बोल दिया जाएगा कि अरे हार्ड वर्कर हैं, हार्ड वर्कर हैं। आपको बोल दिया गया कि ही इज़ अ हार्ड वर्कर, और हार्ड वर्कर को सक्सेस मान लिया गया। कहता है कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे, है ना? तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये क्या हो गया? ये आपने आइडियोलॉजी क्रिएट कर दी कि जो हार्ड वर्क करेगा, वो सक्सेस करेगा। एक आइडियोलॉजी बन गया। तो ये जो सक्सेस है ना? वो एलिनेशन को हाइड कर दे रहा है, और आप उस सक्सेस के पीछे भागने लगते हो, आप और मेहनत करने लगते हो, और ज़्यादा मेहनत करने लगते हो, है ना? तो यहाँ पे जो क्या है कि अब ये भी बोला गया कि एनीवन कैन मेक इट, हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है। आजकल देखोगे हर जगह लोग बातें करेंगे, है ना? कंपनीज़ में बातें करेंगे कि अरे मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, बहुत सक्सेस मिलेगा, हार्ड वर्क करो, बहुत सक्सेस मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में क्या हर कोई सक्सेसफुल होता है? यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है, जो रेसिज्म है, या फिर कह सकते हैं कि जो बैरियर्स है या इनहेरेंट वेल्थ है, उसके बेसिस पे भी तो चीज़ें आगे, जैसे अगर हर इंसान, तो सपोज़ यूपीएससी की तैयारी हर कोई कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी हर कोई कर रहा है, लेकिन 80 से 70% यूपीएससी एस्पिरेंट्स वही होते हैं जिसके पेरेंट्स यूपीएससी क्वालिफाई किए रहते हैं, क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड है, वो अलग है ना? तो उनके लिए यूपीएससी क्वालिफाई करना बहुत आसान है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत गरीब हैं, है ना? जिनके पास पढ़ने के लिए भी पैसे नहीं है, जिनके पास दिल्ली में रहने के लिए पैसा नहीं है, दिल्ली जाने के लिए नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए पैसा नहीं है। वो इंसान इतनी आसानी से यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क करोगे तो क्या होगा? सक्सेस मिलेगा, सबको सक्सेस मिलेगा। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। इसने आइडियोलॉजी क्रिएट कर दिया, और आइडियोलॉजी क्रिएट करने की वजह से क्या हो गया कि लोग एलिनेशन को भूल गए। क्योंकि एलिनेशन यहाँ पे क्या है कि आप किस क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, आपका क्लास बैरियर क्या है, आपके पास इनहेरेंट वेल्थ क्या है ना? आपके पास मतलब ऑब्वियस बात है किस रेस से बिलॉन्ग करते हैं, तो बहुत सारे मैटर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कोई एससी-एसटी कम्युनिटी से है थोड़ी देर के लिए, एससी-एसटी कम्युनिटी से है, तो वो सबसे डिप्राइव्ड सोसाइटी है, उसके पास कुछ भी नहीं था, है ना? पहा आज भी एसटी कम्युनिटी पहाड़ों पे रहते हैं, एससी को तो फिर भी हटा देते हैं, एसटी कम्युनिटी आज भी पहाड़ों पे रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं ना, ट्राइब्स में रहते हैं। उनके पास तो ना एजुकेशन है, ना कुछ है, तो उनके लिए वो कितना भी हार्ड वर्क करेंगे, तो उनके लिए आसान तो है नहीं यूपीएससी क्वालिफाई करना, है ना? तो ये क्या हो गया, उसका जो एलिनेशन है, वो छुप जाता है। लोग कह दिए कि हार्ड वर्क करोगे तो सक्सेस कर जाओगे, तो लोग इस चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, हाँ, सच बोले, हार्ड वर्क करूँगा तो सक्सेस कर जाऊँगा, बट एक्चुअली में उसके उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है कि वो किस क्लास से बिलॉन्ग कर रहा है ना? दूसरा एग्ज़ाम्पल जैसे लेते हैं, और ये मेरा फ़ेवरेट एग्ज़ाम्पल भी है, मैं हमेशा इसको कोट करता हूँ। जैसे बाइंग थिंग को फ्रीडम बोला गया। किसी चीज़ को अगर आप बाय करते हो, बाइंग थिंग्स को, या परचेज़िंग कह लो, आप कुछ भी कह लो, है ना? दूसरा एग्ज़ाम्पल, तो उसको उसको क्या माना गया? उसको माना गया कि आप क्या हो गए, एम्पावरमेंट फ़ील कर रहे हो। ये मेरा फ़ेवरेट इसलिए भी है ना, क्योंकि मेरी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, उन सबको खरीदना बहुत अच्छा लगता है, और उनको लगता था कि जब हम क्लोथ्स को खरीदेंगे, प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, तब हम एम्पावरमेंट फ़ील करेंगे, है ना? हाँ, ऐसे भी जनरली मैंने लोगों को देखा है, स्पेशली वुमेन में, मेन में भी है, वुमेन में भी है, वुमेन में सबसे ज़्यादा है। तो वो अपने आप को एम्पावर फ़ील करती है कि अरे मैंने ये खरीदा, मैंने वो खरीदा। जब आप प्रोडक्ट को खरीदना शुरू करते हो, अननेसेसरी प्रोडक्ट को खरीदते हो, तो आप उसको फ्रीडम से, चॉइस से डिनोट करने लगते हो, एम्पावरमेंट से करने लगते हो, फ्रीडम। कहते हो कि ये मेरा फ्रीडम है, देखो मैं अपने फ्रीडम से चीज़ों को खरीद रहा हूँ, खरीद रही हूँ, है ना? तो ये क्या हो गया, ये एक आइडियोलॉजी क्रिएट हो गया, आइडियोलॉजी बन गया। लेकिन वहाँ पे एलिनेशन छुप रहा है कि आप किस क्लास से बिलॉन्ग कर रहे हो, आपको उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। अननेसेसरली आप चीज़ों को खरीद रहे हो, है ना? तो वो जो पेन है अंदर से, होता है ना, कुछ लोग शो ऑफ करने के लिए भी खरीद लेते हैं और दिखाते हैं कि भाई मेरे पास देखो, मैंने मैंने मतलब अपने एम्पावरमेंट से, मैंने अपने फ्रीडम से, अपने चॉइस से चीज़ों को खरीदा है। लेकिन उसे पता है कि अंदर ही अंदर उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। उसने सारे के सारे पैसे खर्च कर दिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने में। तो यहाँ पे ये 2 एग्ज़ाम्पल से आई होप आप समझ गए होंगे कि आइडियोलॉजी क्या है और एलिनेशन क्या है। तो एलिनेशन से क्या होता है, आइडियोलॉजी आता है, और इस आइडियोलॉजी के बेसिस पे एलिनेशन को हम हाइड करते हैं। ये कहना था मार्क्स का, है ना? अब इसका बहुत सारे एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं।
जैसे लिटरेचर से जॉर्ज ऑरवेल का एग्जांपल है, 1984 इनकी एक किताब है, बहुत फेमस बुक है ना? आपको डेफ़िनिटली पढ़ना चाहिए, 100 ₹150 में आप तो अमेज़न पे मिल जाएगा आपको। तो उसमें क्या होता है ना कि बार-बार देखोगे कि बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू, बिग ब्रदर वांट्स दिस, बिग ब्रदर वांट्स दिस, दैट, है ना? वो हमेशा एक प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, जिसमें कि एक आइडियोलॉजी कंसील कर रहा है ऑपरेशन को। जो बिग ब्रदर है, वो ऑप्रेस कर रहा है पूरे के पूरे समाज को, क्योंकि सर्विलेंस के बेसिस पे वो देख रहा है हर इंसान को कौन क्या कर रहा है ना? तो वो जो सर्विलेंस हो रहा है, उस सर्विलेंस के उस ऑपरेशन को हाइड करने के लिए वो छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे-छोटे प्रोपेगेंडा बोलते रहते हैं कि हाँ, बिग ब्रदर किसी को एक कोई नाम दे देता है, किसी को कुछ दे देता है, किसी को कुछ इनाम दे देता है ना? उसके वर्क के बदले। तो ये क्या कर रहा है? ये ऑप्रेस कर रहा है विदाउट उसको बताए हुए। ये जो एलिनेशन है इंसान का, वो छुप जा रहा है कहाँ से? आइडियोलॉजी के बेसिस पे। तो आई होप दिस इज़ वेरी, वेरी क्लियर टू यू। तो फाइनली दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग मार्क्सिज्म, दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग दिस लेक्चर। आप मार्क्सिज्म को, मार्क्स को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगा, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि लिटरेरी थ्योरी क्रिटिसिज्म को खासकर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ। तो अभी तो मैंने शुरुआत ही किया व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना। इवन मैं कॉलेज में बैठे-बैठे लेक्चर देता हूँ, तो थोड़ा हो सकता है कि और मैं कैमरा से थोड़ा वो हूँ शाय हूँ। बट मैंने कोशिश किया कि मार्क्सिज्म को अच्छे से समझने का, अच्छे से पढ़ाने का, अच्छे से बताने का। तो दिस वाज़ ऑल मार्क्सिज़्म पे। आप अगर इस मेरे दोनों लेक्चर को अगर आप अच्छे से देख लोगे, तो आई एम टेलिंग यू आपको कभी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मार्क्सिस्ट एनालिसिस करने में, या फिर मार्क्स को समझने में, या फिर मार्क्स के बेसिस पे जितनी भी चीज़ें निकली, जितनी भी चीज़ें आई, उसको समझने में। अब जाते-जाते कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ कि इसका जो इम्पैक्ट था, वो कल्चरल थ्योरी के ऊपर, है ना? लिटरेचर के ऊपर, लिटरेरी थ्योरी के ऊपर बहुत सारे थे। जैसे जब आप न्यू हिस्टोरिसिज़्म पढ़ोगे, है ना? जैसे आप न्यू हिस्टोरिसिज़्म पढ़ोगे, तो उसमें भी आप देखोगे कि एम्फेसिस किया गया मटेरियल के ऊपर, है ना? कल्चरल चेंज मटेरियल के ऊपर, फिर कल्चरल स्टडीज़ भी इंस्पायर्ड था मार्क्स से। देखो कितनी सारी चीज़ें इंस्पायर्ड हैं। फिर कल्चरल स्टडीज़ इंस्पायर्ड है मार्क्स से। तो मार्क्स जो थे इतने इंपॉर्टेंट थे, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इंस्पायर्ड है मार्क्स से, फेमिनिज्म इंस्पायर्ड है मार्क्स से, है ना? और डिकंस्ट्रक्शन तो है ही, जब डेरिडा को पढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारे डोमेन्स इंस्पायर्ड है मार्क्स से। हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम जॉर्ज ल्यूकास को पढ़ेंगे या एंटोनियो ग्राम्ची को पढ़ेंगे। तो किन्हीं को पढ़ सकते हैं, लुई अल्थुजार को, उनमें से कोई एक-एक करके मैं जितने भी मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं, उनकी वीडियोज़ बनाऊँगा, एंड देन यू आर मोस्ट वेलकम टू वॉच इट एंड प्लीज़ शेयर द बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, है ना? तो प्लीज़ शेयर इट विथ यू और आई एम गारंटीइंग यू ऐसा कोई लेक्चर कोई नहीं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा।